मॉर्निंग स्टूडेंट, जीआईसी टेक्निकल में पर मैं आप लोग का हूँ। तो जैसा हम लोग स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रीशियन का नया सीरीज, देख रहे थे कि जीरो से स्टार्ट करके फाइनल तक पहुँचे, ताकि हम लोग क्या करें कि कोई भी जो अपने पास गवर्नमेंट वैकेंसी है जो कि आईटीआई से रिलेटेड है, ठीक, आईटीआई से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी है तो हम लोग क्रैक कर सके। तो जहाँ तक कल हम लोग बात किए थे कि हम लोग का 5-6 चैप्टर हो गया था, जहाँ पे बेसिक हम लोग देख लिए। बेसिक के बाद हम लोग टूल्स देखे, मटेरियल देखे, कि सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखे कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब अपने पास आया है कि कैपेसिटर, ठीक। अपने पास अगला चैप्टर कौन सा है? संधारित्र, ठीक है। अपने पास चैप्टर कौन सा हो गया? संधारित्र, ठीक। अपने पास क्या हो गया? संधारित्र हो गया, ठीक। तो संधारित्र क्या है? देखो, इंसान क्या चीज़ है कि इंसान सब चीज़ अपने लिए स्टोर करना चाहता है। पहले क्या था कि हम लोग सिर्फ सुबह उठते, शिकार करते, और जो भी मिला तो मिला, नहीं मिला तो ऐसे ही सो गए ना। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे क्या हुआ कि हम लोग में अलग अलग प्रवृत्ति आने लगी। कि पहले हम लोग जानवर पालने लगे, फिर खाना को स्टोर करने लगे। अब खाना जब स्टोर कर रहे हैं, फिर उसके बाद जानवर पाल रहे हैं, और भी चीज़ें जैसे जैसे कर रहे हैं, तो हम लोग एक जगह पे इकट्ठा होने लगे ना। तो सेम उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में भी है कि अगर बिजली जब पैदा करवाएं हम लोग, ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं कि जब तक हमारा जनरेटर चल रहा है तब तक क्या हो रहा था कि हमको क्या मिल रहा है कि पावर मिल रही थी, एनर्जी मिल रही है। जैसे ही जनरेटर बंद, वैसे एनर्जी खत्म। तो हम क्या सोचे कि ठीक है, हम कोई एक ऐसा डिवाइस बना दें जिससे क्या हमको मिले कि जब भी सप्लाई न रहे तो भी हमको पावर मिलती रहे, ठीक। तो उसमें हम क्या बना दिए? बैटरी बना दिए। बैटरी क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जब नॉर्मल कंडीशन होती है तब हम उसको उससे क्या करते हैं, ले लेते हैं वापस एनर्जी, ठीक। तो उसी क्रम में एक अपने पास आया कैपेसिटर। तो जैसा कि कैपेसिटर हम क्या बताए थे कि कहीं पे भी कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक, कैपेसिटर क्या है कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में अगर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मीन्स कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल आ जाए, तो इस प्रकार से बना जो पदार्थ रहेगा वो क्या रहेगा? कैपेसिटर रहेगा, ठीक। कि दो इलेक्ट्रोड के बीच, अब ये दो इलेक्ट्रोड ये कहीं पे भी हो सकता है, दो इलेक्ट्रोड जो कि इसके अंदर कोई क्या हो, चार्ज हो, ठीक, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, अपोजिट पोलैरिटी हो, ठीक। अपने पास क्या हो कि कोई अपने पास चार्ज हो, और चार्ज क्या हो, बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल आ जाए। तो जब एक बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल आ जाएगा तो इस प्रकार से बने डिवाइस को हम क्या कहेंगे? कैपेसिटर, ठीक। इस प्रकार से बने डिवाइस को क्या कहेंगे? कैपेसिटर, ठीक। ये तो हमको पता चल गया कि ये डिवाइस ये होती है, करता क्या है? कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना एनर्जी को स्टोर कर लेता है ये, ठीक। ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर कर लिया। अब इसके स्टोर करने की जो क्षमता होती है कि ये कितना स्टोर कर सकता है, ठीक, तो उस क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपेसिटेंस, ठीक। कि अगर किसी भी कैपेसिटर में जो क्षमता है कि वो कितना फैरेड कैपेसिटर एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, वो क्या कहलाता है? उसका कैपेसिटेंस। समझ में आ गया? तो कैपेसिटर समझ में आया कि कैपेसिटर क्या है कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए या इंसुलेटर आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैपेसिटर। अब जैसे ट्रांसमिशन लाइन ले लो, ट्रांसमिशन लाइन में भी अपने पास क्या है? ये वायर जाते हैं ना, अपने पास एक ये चार्ज है,
ठीक। दूसरा चार्ज ये है, तो लेकिन ये क्या है कि दूर दूर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस का ख्याल रखते हैं। ठीक, डिस्टेंस की वजह से हम लोग का जो फोर्स है वो भी अट्रैक्ट होता है, वो भी क्या होता है कि वो भी क्या होता है कि डिपेंड कर जाएगा। ठीक, तो अगर अपने पास अगर ये 3 R/B है तो इनके यहाँ एक Q है और एक Q यहाँ है, ठीक, अलग अलग है ये, तो इनके बीच में देखो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो कि क्या है, एयर है ना। एयर जब है, अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा ना, कि दो डाइलेक्ट्रिक के बीच में एक इंसुलेटर। तो जहां पे भी ये फिनोमिना देखेंगे वहां पे हमको क्या मिलेगा, कैपेसिटर मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये मिल गया, जैसे अपने पास कोई स्विच हो गया, स्विच में भी 2 इलेक्ट्रोड होते हैं ऐसे ना, तो 2 इलेक्ट्रोड है स्विच में, तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि यहाँ पे पहला इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोड। ठीक, और बीच में देखो यहाँ पे गैप रहता है ना, तो गैप जो है ये क्या अपने पास, यहाँ पे भी एयर है, तो यहाँ पे भी कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब जब कैपेसिटर फॉर्म हो गया है तब वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक, तो कैपेसिटर फॉर्म कैसे होगा कि जब ये किससे डील करता है, चेंज ऑफ वोल्टेज का। ठीक, कि अपना जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जो चीज चल रही है वो चीज चलती रहनी चाहिए और जो चीज रुकी है वो रुकी रहनी चाहिए, न्यूटन का फर्स्ट नियम है। तो सेम ये भी वही चीज फॉलो करता है कि अगर वोल्टेज चल रहा है, वोल्टेज है तो वो रहना चाहिए। ठीक, अगर उसमें चेंजेस किए तो कौन आएगा, कैपेसिटर आएगा। अगर वोल्टेज में चेंज किए तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा। और ये क्या करेगा कि सर्किट में अगर हम लोग वोल्टेज को चेंज करेंगे तो ये सर्किट में क्या कहेगा कि कोई भी सर्किट में चेंजेस मत करो, हम अपनी एनर्जी तुमको रिलीज करते हैं। ठीक, ताकि वो जो लाइन में एनर्जी का कंटिन्यूटी है वो क्या रहे, बराबर रहे ना, या फिर वो चलता रहे। लेकिन इसके अंदर जितनी भी एनर्जी होती है ये क्या करता है कि कम समय में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, दे देता है। ठीक, कि ये क्या करता है, जैसे बैटरी हो गया, बैटरी से हम लोग जितनी चाहे एक कंट्रोल वे में निकाल सकते हैं एनर्जी ना, कि बैटरी से हम लोग कंट्रोल वे में एनर्जी ले सकते हैं। लेकिन कैपेसिटर इंडक्टर क्या होता है कि ये कम समय में ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं। ठीक है, ये फॉर्म कैसे हुआ कि अगर वोल्टेज का चेंजेस होगा किसके साथ, टाइम के साथ, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो वोल्टेज से ये डील करेगा। अगर सर्किट में वोल्टेज चेंज करोगे, अगर वोल्टेज में हम लोग इंटरफेरेंस करेंगे तो क्या आएगा, कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा। ठीक, इसीलिए देखो जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, पहले यहाँ वोल्टेज था लेकिन अब वोल्टेज क्या हुआ, 0, तो यहाँ पे क्या हुआ कि चेंज हुआ वोल्टेज। तो जैसे ही वोल्टेज चेंज होगा तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, अपनी एनर्जी सर्किट को दे देगा, और जब अपनी एनर्जी सर्किट को देगा तो कम समय में ज़्यादा एनर्जी देगा। ठीक, तो इससे हमको क्या मिलता है, स्पार्किंग दिखता है। ये एनर्जी हमको किस फॉर्म में दिखती है, ज़्यादातर स्पार्किंग के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, और एक साउंड आता है ना, वो साउंड किस वजह से आता है कि कैपेसिटर के वजह से। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तब कौन सा फिनोमिना होता है या फिर कौन सी एनर्जी हमको मिलती है, तो हमको कौन सा फिनोमिना मिलेगा, कैपेसिटेंस। किसकी वजह से हमको चिंगारी मिलेगा, कैपेसिटेंस। ठीक, तो वोल्टेज के चेंज होने की वजह से हमको क्या मिल गया, कैपेसिटर मिल गया। ठीक, जहाँ पे भी वोल्टेज चेंज होगा वहाँ पे क्या मिलेगा, हमको कैपेसिटर मिलेगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। तो अब देखो ये कैपेसिटर क्या कर रहा है कि किस पे कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रोड बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम होने पे अब ये डिपेंड करेगा कि कौन कौन सी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होनी चाहिए, ये भी तो डिपेंड करेगा ना। अगर एयर है तो ये कितना एनर्जी स्टोर करेगा, और अगर हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसे इंसुलेटर में माइका लगा दे, सेरामिक लगा दे ना, ऑयल है अपने पास, मिनरल ऑयल हो गया, अगर ये सब फील्ड करें तब इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इसमें हम लोग यह देखेंगे।
फिर हम लोग इसमें देखेंगे कैपेसिटर में कि जब हम लोग सीरीज में जोड़ रहे हैं तब उसकी वैल्यू क्या होगी, जब पैरेलल में जोड़ रहे हैं तब उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर में ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, चार्ज, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है, हा? चार्ज के बिना कुछ भी नहीं है। तो चार्ज क्या है, ये एक इमेजिनरी फोर्स है जिसकी वजह से हमको अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन की फीलिंग होती है। ठीक, हर एक पदार्थ एक दूसरे से अगर किसी भी तरीके से इंटरेक्शन कर रहा है तो वो उसका सबसे प्राइमरी चीज क्या होगा, चार्ज होगा। बिना चार्ज के कोई भी चीज एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, जब तक ये चार्ज एक दूसरे में नहीं फोर्स अप्लाई करेंगे, जब तक हमको फीलिंग आएगा नहीं किसी चीज का, तब तक हम लोग कोई भी चीज काम करते हैं नहीं करते हैं। तो उसी तरह क्या अपने पास चार्ज है। चार्ज क्या है कि एक ऐसा फीलिंग है जिसकी वजह से हमको अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का, ठीक, तो हमको पता चल गया। फिर उसके बाद अपने पास करंट है। करंट क्या है कि अब जब चार्ज आ गया, ठीक, तो चार्ज आ गया तो चार्ज क्या कर गया, फ्लो कर गया। उसके बाद अगर हम लोग चार्ज को फ्लो कराएंगे तो चार्ज के फ्लो करने की जो रेट होती है, चार्ज को फ्लो करने की जो रेट होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, करंट कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक, इसको हम लोग चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक कूलम हो गया। ठीक, अभी ये क्या हो गया, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, I से। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, I इक्वल टू dQ बाई dt। ठीक, क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। ठीक, ये अपने पास दो चीज बेसिक आ गई। ठीक, कि चार्ज क्या है और एम्पियर क्या है, करंट क्या है। ठीक, फिर इसके बाद अपने पास क्या आया कि हम लोग देखिए, अच्छा ठीक है, चार्ज की वजह से कोई बॉडी क्या कर रही है, या तो अट्रैक्शन फील कर रही है या फिर रिपल्सन फील कर रही है। तो एक वैज्ञानिक आया जैसे कूलम करके, तो उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया या फिर हम लोग कह सकते हैं कि रूल दिया। ठीक, वो रूल क्या दिए कि कोई भी बॉडी है अपने पास, ठीक, तो कोई भी दो बॉडी है उनके बीच जो फोर्स लग रहा है ना, क्योंकि चार्ज है तो चार्ज क्या अप्लाई करेगा, वहां पे फोर्स आएगा। ठीक, तो क्या कर रहा है कि अगर कहीं पे भी दो बॉडी है और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, या तो अट्रैक्शन करेंगे या तो रिपल्सन करेंगे, दो ही चीज हो सकता है ना। तो जब ये चीज होगा तो वो फोर्स के क्या हो जाएगा, दो बॉडी जिसका चार्ज क्या है Q1 और Q2 है, ठीक, वो उनका फोर्स क्या हो जाएगा कि इनके गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, समानुपाती होगा। ये क्या है, कूलम का पहला स्टेटमेंट है पहला ये इसका कि Q1 Q2 क्या इफेक्ट करेगा। तो अगर अपने पास दो बॉडी है, ठीक, तो दो बॉडी के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, ठीक, ये कितना होगा कि इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती, कि इनके बीच में जितना भी ज्यादा पावर होगा या फिर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा ये क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा ना। ठीक, फिर ये हम लोग देखें कि अच्छा ठीक है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये एक और चीज पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे ना। ये क्या कर रहा है कि डिस्टेंस पे और ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। ठीक, कि हम लोग देखेंगे अच्छा ठीक है, अगर हम लोग दोनों बॉडी को पास पास लेके आएंगे तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन उसी बॉडी को दूर दूर कर देंगे तो वहां पे फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या मिला कि 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक फिनोमिना ये लीनियर नहीं हो रहा था ना। लीनियर इन द मीन कि जिस फॉर्म में दूरी बढ़े उसी फॉर्म में फोर्स बढ़े या कम हो, ये नहीं हो रहा था। हम लोग देख रहे थे कि अगर एक कम हो रहा है, ठीक, तो जो दूसरा वाला फिनोमिना है वो स्क्वायर के वे में हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आया अपने पास, डी स्क्वायर। एक चीज देखे हो कि जैसे मूवी में भी देखते होगे या फिर रियल लाइफ में भी देखे होगे कि जब
रिलेशनशिप में रहते हैं सब, पास पास है ना। जब दूरी क्या है, कम है, यानी कि एक ही सिटी में है तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप में कपल क्या हुए, दूर दूर हुए, तो उसको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हुआ। तो लॉन्ग डिस्टेंस जैसे हुआ देखो फोर्स क्या हुआ, कम हुआ। इसलिए क्या होता है कि ज़्यादातर रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं एग्जिस्ट कर पाती। तो वो देखो यहाँ से भी हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, चार्ज जो लॉन्ग डिस्टेंस है, अब दूरी ज़्यादा हो गई तो चार्ज क्या हुआ, कम हो गया। तो यहाँ पे अगर दूरी को हम लोग ज़्यादा कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर दूरी को पास पास कर दिए तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा दो बॉडी है, अगर दो बॉडी है कि और इसके अंदर जो अमाउंट चार्ज है ना, तो जो चार्ज है इनका फोर्स क्या होगा कि दोनों के गुणनफल के समानुपाती। तो हमको दो स्टेटमेंट मिल गया। पहला स्टेटमेंट कि जो अपने पास दो कूलम्ब बॉडी है, ठीक है, उनका गुणनफल फोर्स के समानुपाती होगा, और जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच की उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी स्क्वायर के, ठीक, ये समझ में आया। तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अब देखो अगर हम यहाँ पे हमको ये चीज़ मिला है तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटा सकते हैं, जिसको हम लोग K लिख दो यहाँ पे। अच्छा हम लोग क्या लिख देख सकते हैं, यहाँ पे K लिख दिए और Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक। तो अब K की वैल्यू क्या है, वेयर K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R, ठीक। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, एप्सिलॉन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक, ये भी अपने पास, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक। अब ये एप्सिलॉन क्या है, क्या है, परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या हो जाएगा, ये हमको बताता है कि जो चार्ज है, ठीक, ये कितना ज़्यादा पोलराइज्ड है ना, यानी कि अपने अंदर कितना ज़्यादा एनर्जी कर रख सकता है, ये क्या बताएगा, ये हमको परमिटिविटी बताएगा, ठीक। परमिटिविटी क्या कहता है कि किसी भी डाइपोल में या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक, ये कितना एनर्जी को क्या कर रहा है, स्टोर करने की एबिलिटी रख सकता है, ठीक। यहाँ हम लोग देखे थे ना कि दो डाइलेक्ट्रिक के बीच में अगर एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कैपेसिटर। अब ये डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, कोई भी इंसुलेटर। अब इंसुलेटर की हम लोग देखे थे कि अगर कम एयर रख रहे हैं तब उसमें कैपेसिटेंस कुछ और है, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग पेपर रख दे रहे हैं या फिर कागज रख दे रहे हैं, पेपर के बाद ऑयल यूज कर रहे हैं, ऑयल फील्ड यूज कर रहे हैं, सेरामिक यूज कर रहे हैं, ठीक, माइका यूज कर रहे हैं, तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग कैपेसिटेंस दिख रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, साइनर, ठीक। परमिटिविटी ये किसकी वजह से हो रहा है कि परमिटिविटी, कि उस पदार्थ की परमिटिविटी क्या है। तो अपने पास क्या आया, परमिटिविटी। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। और इस एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक। यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये हो गया, और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ एयर वैल्यू, ठीक, परमिटिविटी ऑफ एयर वैल्यू। और एप्सिलॉन R हो जाएगा क्या चीज, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक, क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसमें इसका मान कितना हो जाता है, 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 फैरेड पर मीटर।
ये किसका है? हाँ, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये किसकी वैल्यू हो गई? ठीक है, ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने फैरेड परमिटिविटी है। ठीक है, ये वैल्यू दे दिया। ठीक, जब हम लोग इसको और ज़्यादा सॉल्व कर देंगे, अगर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तब हमको क्या मिल जाता है लास्ट में? 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन 3 स्क्वायर। ये अपने पास क्या मिल गया? ये फोर्स मिल जाएगा। ठीक, ये क्या मिल जाएगा हमको? कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में हमको क्या बोलता है कि किसी भी दो बॉडी एक दूसरे के समानुपाती होगी, किसके? फोर्स के, कि गुणनफल के। ठीक, और दूसरा क्या होगा कि इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी और वर्ग के। ठीक, तो इसमें पहले चार्ज लिख लो। चार्ज जैसे हमको पता है ना, चार्ज क्या हो जाएगा? कैपेसिटर को किसे C से, पहले सबसे पहले हम लोग क्या लिख लिए? चार्ज। चार्ज क्या है? ये चार्ज एक इमेजिनरी फोर्स है। यह एक ऐसा इमेजिनरी फोर्स है चार्ज एक ऐसा इमेजिनरी फोर्स है जिसकी वजह से किन्हीं दो बॉडी में, जिसकी वजह से किन्हीं दो बॉडी में अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, ओके है, ये समझ में आया? चार्ज क्या है? चार्ज एक ऐसी इमेजिनरी बॉडी है या फोर्स है की वजह से हम लोग क्या करते हैं? अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का एक्सपीरियंस कर जाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देख लिए कि एक चार्ज हो गया, फिर करंट। करंट के बारे में लिख लीजिए। करंट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट। आवेश की प्रवाह की दर क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। ठीक, आवेश की प्रवाह की दर चार्ज हो गया। ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर क्या हो गया? चार्ज हो गया। अब अपने पास अगला क्या है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कर रहा है कि समान, अपने पास अगर समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत वाले एक दूसरे को आकर्षित। ये बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है कि समान वाले एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, ये बहुत ही कम 99% क्या करेंगे कि विपरीत वाले एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और समान वाले एक दूसरे को रिपल कर देंगे। ये हम देखते हैं कि अगर पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी, या फिर अपने पृथ्वी पे भी ले लो, तो समान बॉडी एक दूसरे को क्या कर रही है? रिपल कर रही है, और विपरीत बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो कूलम्ब्स का नियम क्या कहता है कि समान आवेश, पहला अपना क्या बोला है कि समान आवेश एक दूसरे को
एक दूसरे को रिपल करेगी। क्या कर रही है? प्रतिकर्षित करती है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगी, आकर्षित करते हैं। ठीक, तो क्या है कि अगर समान आवेश है प्लस क्यू और यहाँ पे भी प्लस क्यू, ठीक, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे? दूर भगा देंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भगाएंगे। चाहे माइनस क्यू हो और यहाँ पे भी माइनस क्यू हो तो भी क्या होगा? रिपल ही करेगा। ये बॉडी क्या करेगी? एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेगा। ठीक, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग विपरीत आवेश कर दें प्लस क्यू और माइनस क्यू तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर देंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि समान बॉडी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है और असमान बॉडी एक दूसरे को, ठीक, तो यही हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यही फॉर्मूला या फिर कूलम्ब्स लॉ हम लोग पे भी लागू होगा। ठीक है, हम लोग विपरीत जेंडर के प्रति अट्रैक्ट फील करते हैं लेकिन सेम जेंडर के प्रति रिपल करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसी का उल्टा, जैसे बताए कि 99% तो ये रहता है, लेकिन हर जगह पे अपने पास क्या है? अपवाद है। किसी भी फील्ड में ले लो, किसी भी फील्ड में ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अपवाद मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे भी कुछ अपवाद है कि जो सेम जेंडर है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक, और जो अपने पास डिफरेंट जेंडर है वो क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं। तो वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसको कंसिडर नहीं करते। सबसे ज़्यादा क्या अपने पास कि समान बॉडी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं और विपरीत बॉडी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो ये अपने पास पहला स्टेटमेंट हो गया। इसको लिख लिए? हो गया है? ठीक, आगे बढ़े। तो यहाँ पर पहला चीज हमको मिल गया कि समान बॉडी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी और विपरीत बॉडी एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। तो अपने पास अगर Q1 है और क्या है? Q2 है, तो एक दूसरे को क्या कर रही है? आकर्षित और प्रतिकर्षित। जब इनके बीच की दूरी क्या हो? Q हो, D, सॉरी, इनके बीच की दूरी क्या हो? D हो। तब हम क्या स्टेटमेंट किए हैं कि दोनों का जो गुणनफल है, जो दोनों आवेश का गुणनफल है वो किसके समानुपाती होगा? फोर्स के समानुपाती होगा। ठीक, क्या होगा? फोर्स के समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दो आवेश कूलम्ब्स के नियम में कूलम्ब्स लॉ में क्या होगा कि कूलम्ब्स लॉ में पहला स्टेटमेंट क्या है कि दो आवेश, किन्हीं भी दो आवेश के बीच, ऐसे लिख लो, किन्हीं भी दो आवेश के बीच, किन्हीं भी दो आवेश के बीच लगने वाला बल, किन्हीं भी दो आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के क्या हो जाएगा? दोनों
दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं F बराबर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 मल्टीप्लाई में और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल D का स्क्वायर। ठीक, ये हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना, आप देखो D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे इसको हटाने के लिए हम लोग क्या लगाए, एक प्रोपोर्शनलिटी, इसको हम लोग क्या किए 1/4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी। यहाँ हम लोग यहाँ पे अलग से लिख लें हम लोग एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। यहाँ पे ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक, ये क्या है अपने पास, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगा, फैरेड पर मीटर। ठीक, ये किस में काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, ये किस में काम किया, इलेक्ट्रिक के लिए। अब उसी तरह जैसे अपने पास इलेक्ट्रिकल है, उसी तरह सेम अपने पास जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे वोल्टेज करंट सब चीज़ है, वैसे ही वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में भी है। तो वहाँ पे भी हमको एक क्या चीज़ मिलता है, परमिएबिलिटी मिलती है। ठीक, वहाँ पे हमको क्या मिलती है, परमिएबिलिटी। ठीक है, जो कि यही काम कर रहा है वहाँ पे भी। यहाँ पे हमको क्या मिला, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक, और यहीं पे हमको क्या मिला है, एप्सिलॉन नॉट R। ठीक, एप्सिलॉन और इस एप्सिलॉन और को क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी ऑफ एयर। परमिटिविटी ऑफ एयर, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्री स्पेस वैक्यूम ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्री स्पेस वैक्यूम, फ्री स्पेस वैक्यूम बोल सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अपने पास क्या है, एप्सिलॉन R। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ दिख रहा है ना लास्ट तक। ठीक, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, तो क्या बोल देंगे, रिलेटिव परमिटिविटी बोल देंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे जो अपने पास एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 पॉइंट। ठीक, एप्सिलॉन नॉट कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हमको ये दिखा कि अच्छा ठीक है ये वैल्यू है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख दें एप्सिलॉन नॉट बराबर
85 इंटू 10 टू पावर -12 फारेड पर मीटर। ठीक, तो अगर यही वैल्यू यहाँ रख दें, ठीक है, यही वैल्यू क्या करें, अगर हम लोग यहाँ रख दें तो देखो यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई इंटू 8.85, ठीक, इंटू 10 टू पावर -12, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन का वैल्यू हमको मिल गया। अब यहीं पे रिलेटिव जो परमिबिलिटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी एयर में कितनी वैल्यू हो जाएगी, एयर की वैल्यू 1 हो गई। एयर में अगर हम लोग कर दें तो एयर में कितनी हो गई 1, तो हम लोग यही मैक्सिमम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, Q1/Q2/T²। अब जब हम लोग ये पूरा सॉल्व करेंगे ना, जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1/Q2/T²। ये क्या है F, ठीक, ये क्या है, हमको क्या मिल गया फोर्स। कि फोर्स कितना लग रहा है कि किसी भी बॉडी में अगर दो बॉडी है उनके बीच कितनी फोर्स लगेगी, वो क्या हो जाएगा अपने पास ये वैल्यू मिल गई। F बराबर 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1/Q2/T²। इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो सब कोई। हो गया ये, ठीक, आगे बढ़े, अब पीछे हो गया। हाँ हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि यदि एयर में है, ठीक, तो एयर का कितना हो जाता है अपने पास 1 हो जाता है। ठीक, जैसे अलग अलग मटेरियल का अलग अलग हम लोग लेते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगा, एयर के लिए 1 हो गया। कि जब हम लोग एयर के लिए यूज करेंगे, जब भी हम लोग एयर में यूज करेंगे, ज़्यादातर अपने पास क्या होता है कि एयर में ही रहता है। जैसे देखिए ट्रांसमिशन लाइन वो भी एयर में आ गया, ठीक है, और क्या हो गया ये अपने पास स्विच हो गया, इसके बीच भी एयर है। तो मैक्सिमम क्या है अपने पास कि बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर ही होता है। ठीक, तो हम लोग क्या किए कि ठीक है अगर हम लोग एयर ले लिए तो इतना आ गया। अब यहीं पे एयर की जगह कुछ और वैल्यू रहेगी, तब क्या होगा, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होगा, अगर रिलेटिव परमिटिविटी एयर के बजाय किसी और का दिया रहेगा, तब वहां पे हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाता है। ये हो गया ना, हटाए। ठीक, तो अपने पास क्या मिला, एक फोर्स का फॉर्मूला मिल गया, फोर्स का फॉर्मूला मिल गया जो क्या है F बराबर 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1/Q2/T²। ये कब है, जब हमारा एयर में है, जब हमारा एयर में, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है एयर में है। लेकिन जैसे ही एयर में नहीं हुआ तब उस केस में चेंज होगा। जैसे अपना ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, F बराबर 1/4 पाई ε0 εr Q1 Q2/T²। ठीक, अब जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या लिख दो, जैसे 2 लिख दो, एप्सिलॉन r की वैल्यू 2 लिख दें, तो जब हम लोग एक चीज देखे थे यहाँ पे कि जब हम लोग एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 रखे हैं तब पूरी वैल्यू कितनी आई है 9 इंटू 10 टू पावर 9 ना। अब वहीं पे अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम क्या रख दें 2 रख दें, तो हमको पता है ना कि इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि इतनी की वैल्यू ना, इतने की वैल्यू ये आई है 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं
कि 9 इंटू 10⁹ अपॉन में ln r, ये लिख सकते हैं। क्योंकि अगर यहीं पे अगर हम लोग गुणा करने लगेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे गुणा ना करके अलग से ही इसको रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आई है, जब यहाँ पे 1 रखे हैं तब इतनी वैल्यू आई है। अब अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि ठीक है चेंज कर लो, तो इतनी की वैल्यू ये है, ओके है, तो और हम लोग क्या कर लेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे रख के हम लोग वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक, हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया छोटा सा। तो फोर्स का समझ में आया कि किसी भी दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, कितनी वैल्यू रखता है, ये चीज हम लोग जान लिए। किसकी वजह से, कूलाम ने ही ये नियम दिया हुआ है। ठीक, कूलाम्स लॉ ने ये नियम दिया हुआ है कि किन्हीं भी दो बॉडी के बीच अगर समान आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, समान को एक दूसरे को रिपल करेंगे और विपरीत एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। फिर दूसरा क्या बोल दिए कि ठीक है दो बॉडी है, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो इनके गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, तो इससे हमको क्या मिल गया कि किन्हीं भी दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स हमको पता चल गया। ठीक, किन्हीं भी दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स हमको मिल गया। ठीक है, ठीक, तो इसके बाद अपने पास आया फोर्स। फोर्स क्या चीज है, यहाँ पे हम लोग बात किए ना कि ठीक है हमको क्या मिल गया, चार्ज मिल गया, करंट मिल गया। उसके बाद अब दो बॉडी है, दो बॉडी में हम लोग देख ले कि क्या फोर्स लग रहा है। ठीक, ये तो हमको पता चल गया, लेकिन फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन या mg कुछ कर सकते हैं। होता क्या इससे, और फिर वही चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स प्रोवाइड कराना। एक्चुअली में फोर्स को हम लोग क्या समझते हो, अब ये चीज डेफिनेशन हो गया या फिर जो भी है, ऐसे नहीं चलेगा ना। उसका मेन मीनिंग हमको जानना होगा कि आखिर कि कोई भी जो शब्द बना है उसका मेन सब मीनिंग क्या है। जैसे फोर्स है तो फोर्स की वजह से क्या होता है कि किसी भी बॉडी में चेंजेस आता है ना। जैसे ही हम किसी भी बॉडी में फोर्स लगाएंगे उसमें क्या होगा, चेंजेस होगा। अगर कोई भी ये सामान यहाँ रखा है, अब यहाँ से हम क्या करें, फोर्स लगा दें, तो ये कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज लाएगी ना। या तो वो सरक जाएगा, तो सरका नहीं, बहुत ज़्यादा अगर इसका वेट है तो फोर्स जैसे लगाएंगे तो इस पॉइंट पे गड्ढा टाइप का होगा, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगा ही। तो फोर्स क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी मूव कर जाती है। ठीक, ये कैसी राशि है, वेक्टर राशि है। देखो इधर से हम लोग भेज रहे हैं तो हम लोग दिशा भी दिखाए ना। ठीक, तो ये कैसी राशि है, वेक्टर राशि है। फोर्स क्या हो जाएगा, हम लोग फोर्स लिख सकते हैं फोर्स मीन्स बल। ये क्या हो जाएगा कि किसी भी वस्तु में बल क्या है, कि किसी भी वस्तु में बल वह फिनोमिना है जिसकी वजह से बॉडी अपने चेंजेस करती है, चाहे वो डायमेंशन में करे, चाहे अपने डिस्टेंस में करे, या किसी भी फॉर्म में वो करेगा ही करेगा। ठीक, तो ये क्या है, एक इफेक्ट है। ठीक है, फोर्स क्या है, एक प्रभाव है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी क्या करेगी, अपना चेंज करती है। ठीक, अगर वो चेंज नहीं की तो जहाँ से फोर्स आ रहा है उसमें चेंजेस आएगा। ठीक, अगर ये रिएक्ट नहीं किया, ठीक है, तो जहाँ से फोर्स आ रहा है वो रिएक्ट करेगा ना। तो यही तो है अपना क्रिया प्रतिक्रिया नियम। हम इधर से दिए, ये इधर से दिया, अब जो बलवान होगा वो बचेगा,
जो बलवान नहीं होगा वो नहीं बचेगा। ठीक, तो यही है अपने पास फोर्स। ठीक, तो फोर्स क्या है, और ये अपने पास क्या हो जाता है, F बराबर एम ए ना, m का क्या हो जाएगा kg, और m का क्या होता है a का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने क्या हो गया, यूनिट हो गया, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और देखो कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, mL/T-2। इसको याद कर जाओ, अपने हाथ पे टैटू बनवा लो। सबसे इंपॉर्टेंट अपना क्या है, डायमेंशन फोर्स का होता है mLT-2। अगर ये चीज हमको पता है तो हम इसके थ्रू लगभग सारे डायमेंशंस पता कर सकते हैं। ठीक, तो फोर्स पता है, एनर्जी पता चल जाएगा, वर्क डन पता चल जाएगा, इसकी वजह से हमको वोल्टेज पता चल जाएगा, करंट पता चलेगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस, जितने भी अपने पास वैल्यूज हैं, जितनी भी क्वांटिटीज हैं, सबकी हमको डायमेंशन इसके थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन से भी क्वेश्चन उठते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, फोर्स का क्या हो जाएगा, mLT-2। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखो एक चीज था अपने पास, तो नोट कर लिए हैं। ठीक, जब यहाँ पे क्या है, एयर है, यहाँ पे जब क्या है, एयर है, और यहाँ पे क्या हो गया, सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सम डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसका मान 2 रख दिए या फिर कुछ भी रख देंगे तो सम में आ जाएगा ये। ठीक, तो एक चीज हमको एक और चीज दिखी है, इसको हटा दें। ठीक, लिख लिए, इसको हो गया है। ठीक है, इधर का एक चीज हमको, जैसे एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन की यूनिट क्या हो जाती है, फैरेड पर मीटर। एप्सिलॉन की यूनिट क्या हो गई, फैरेड पर मीटर। ठीक, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो गई, फैरेड पर मीटर। ठीक, तो हम लोग यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट निकाल सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट निकालेंगे तब क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एप्सिलॉन आर बराबर एब्सोल्यूट एप्सिलॉन अपॉन एयर में अपने परमिटिविटी या फिर फ्री स्पेस एप्सिलॉन। ठीक, फ्री स्पेस वैक्यूम। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, फैरेड पर मीटर अपॉन इसका क्या हो जाएगा, फैरेड पर मीटर। तो ये एक दूसरे को कट करके क्या हो गया, क्या हो जाएगा, ये यूनिट लेस, इसको यूनिट लेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस, यूनिट लेस। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है, ऑप्शन दे देगा, फैरेड पर मीटर, हेनरी पर मीटर। ठीक, डायमेंशन लेस, तो अपने पास क्या ऑप्शन आएगा, डायमेंशन लेस, यानी कि कोई भी यूनिट नहीं होगी। समझ में आया। यहाँ से तो क्योंकि देखो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग है, तो अलग क्वेश्चन अपने को मिलता है देखने को। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फैरेड पर मीटर ऊपर भी है, फैरेड पर मीटर नीचे भी है। ठीक, अब देखो फैरेड पर मीटर है ना, फैरेड पर मीटर है किसका, परमिटिविटी का ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का फैरेड पर मीटर। अब जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे ना तो वहाँ परमिएबिलिटी आएगी। ठीक, यहाँ पे क्या है, परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी है, वहाँ आएगी परमिएबिलिटी।
और परमेबिलिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। किससे करेंगे? म्यू से। और इसका यूनिट क्या होता है? हेनरी पर मीटर। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जगह तो फैरेड पर मीटर है परमेबिलिटी का, और यहीं पे परमेबिलिटी का क्या हो जाएगा? हेनरी पर मीटर। ठीक, तो हम लोग अगर पेपर में आ जाता है कभी कभी परमेबिलिटी और परमेबिलिटी और परमिटिविटी, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका कौन सा है, किसका कौन सा है। ठीक, तो सबसे अच्छा याद करने का है, देखो आप एप्सिलॉन कैसे लिखते हैं? ऐसे ई टाइप में। एप्सिलॉन कैसे लिखते हैं? ई टाइप में। तो इसका देखो दो हिस्सा है ये ना, ये बना, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? अगर इसको हम लोग क्या करें, एफ की तरह दिख रहा है ये किसकी तरह दिख रहा है? एफ की तरह। और ये किसकी तरह दिखेगा? एच की तरह दिख रहा है। देखो तो इसी को बढ़ा दो तो एच बन गया, और इसका यहां से हटा दो तो ये है एफ की तरह दिखा। ये किसकी तरह दिखा? एच की तरह। तो एप्सिलॉन से हम लोग याद कर सकते हैं कि परमिटिविटी का क्या हो जाएगा? फैराडे, और म्यू का क्या हो जाएगा? हेनरी। ठीक, समझ में आ गया? तो ऐसे हम लोग इसको हमेशा याद कर सकते हैं, कभी भी ये अपने दिमाग से अब नहीं उतरेगा। और दोनों में पर मीटर है ही ना, तो परमिटिविटी क्या हो गया? फैरेड पर मीटर। परमेबिलिटी क्या हो जाएगा? हेनरी पर मीटर। तो हेनरी को हम लोग एच लिखते हैं, और ये भी एच हमको म्यू के जैसा ही दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो एक चीज समझ में आ गई हमको कि जो फोर्स है किसी भी दो बॉडी में, उनके गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, फिर हम लोग देख लिए ये चीज। अब देखो यहाँ पर एक और फिनोमिना आ जाता है, चार्ज डेंसिटी। के बाद क्या है? चार्ज डेंसिटी। इसको हटा दें हम लोग। चार्ज डेंसिटी से मतलब क्या समझते? डेंसिटी मतलब क्या समझते हो? एरिया। डेंसिटी एरिया हो गया। डेंसिटी क्या हो जाएगा? दूरी। डेंसिटी का मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी अगर पानी ले लो ना, तो और एक शहद ले लो। ठीक, तो वहां हमको क्या दिख रहा है कि पानी में आराम से हम लोग कोई सामान डालेंगे तो तुरंत नीचे चल जा रहा है। ठीक है, लेकिन वही शहद में डालो तब आराम से नीचे नहीं जा रहा है, धीरे 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 जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं ना, पानी का अलग मॉलिक्यूल्स, शहद का अपना अलग, जो वो लोग मॉलिक्यूल्स हैं दोनों में, ये दोनों क्या है कि मॉलिक्यूल्स वाटर में ठीक है दोनों पास पास हैं, ठीक, लेकिन वही शहद में और पास हैं। अगर यही एयर ले लो तब आसानी से उसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दूर दूर है। तो डेंसिटी क्या होती है, हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा धुंध है ना, या फिर बहुत ज़्यादा अगर अपने पास ठीक, तो डेंसिटी क्या हो गई कि हम लोग अपने रियल लाइफ में भी धीरे धीरे कभी ना कभी बोलते हैं ना कि बहुत डेंस है। डेंस वर्ड कब यूज करते हैं कि जब कभी अपने पास जो भी बॉडी है वो क्या हो, बहुत ही गाढ़ी हो ना, कि वो क्या चीज हो कि वो बहुत ही गाढ़ी हो। तो हम लोग डेंसिटी क्या कहेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया में कितना ज़्यादा है वो क्या कहलाएगा, उसका डेंसिटी। डेंसिटी क्या कहलाएगा कि कोई भी मॉलिक्यूल्स उस एरिया में कितना ज़्यादा है। सॉलिड में देखो पूरे मॉलिक्यूल एक जगह पे होते हैं,
तो सॉलिड की डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा दिखता है ना। क्या आप उसमें अगर हम लोग कोई भी सामान अगर डालेंगे या रखेंगे तो क्या वो नीचे चल जाता है, नहीं जा पाता ना। वो किस वजह से, उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है। ठीक, वहीं एयर में मॉलिक्यूल दूर दूर है। ठीक, तो अब यूनिट का डेफिनेशन क्या बोल रहा है डेंसिटी, कि पर यूनिट एरिया में, यानी कि एरिया में कोई भी पर यूनिट एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसका क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल्स है, यहीं पे अगर हम लोग दूसरा ले लें, अगर मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या कर दें, ज़्यादा कर दें, तो पास पास तो हो ही जाएगा ना अपने से, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, यूनिट लेंथ में, यूनिट एरिया में क्या देख रहे हैं, कोई भी यूनिट एरिया में। इसका भी क्या है, सेम यही है कि यूनिट एरिया में जो अपने पास चार्ज की संख्या है, ठीक, अगर ज़्यादा चार्ज नहीं है, कम चार्ज है, तो ये क्या है, डेंसिटी इसकी कम हो गई। यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तब इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई। ठीक, तो डेंसिटी मतलब अब समझ में आया। तो यहाँ पे डेंसिटी बहुत जगह चीज़ की है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, मैग्नेटिक डेंसिटी। ठीक है, तो नाम आगे बस चेंज होता रहेगा, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, हम लोग क्या देख रहे हैं कि कितना उसके अंदर घनत्व या फिर कितना उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा वो डेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम नाम ले लिए चार्ज डेंसिटी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग जब जैसे मॉलिक्यूल्स वाले में देखें कि पर यूनिट एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, वो उसकी डेंसिटी कहलाएगी। उसी तरह चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा अब, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, कि एक एरिया में कितना ज़्यादा चार्ज है वो क्या कहलाएगा, उसकी चार्ज डेंसिटी। समझ में आई चीज़ें। अब डेंसिटी क्या हो गई कि पर यूनिट एरिया में कितने चार्ज है वो क्या कहला जाएगा, डेंसिटी। अब उसके आगे हम कुछ भी लगा दें तो उसके आगे जो भी लगाएंगे तो हम लोग अब उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर चार्ज लगा दिए तो पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक डेंसिटी में क्या कर देंगे कि पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक डेंसिटी। उसी तरह अपने पास क्या आ जाएगा मैग्नेटिक में, ठीक है, तो जितना भी फ्लक्स है, मैग्नेटिक में फ्लक्स आ जाता है, तो पर यूनिट एरिया में जितना भी अपने पास फ्लक्स है वो क्या कहलाएगा, फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं कि पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा, चार्ज डेंसिटी। लिख लो, इट इज अ चार्ज पर यूनिट एरिया। लिख सकते हैं हम लोग, इट इज, ये लिख लिया ना, हो गया। क्या लिख सकते हैं, इट इज अ चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, कि एक एरिया में कितने चार्ज हैं वो क्या कहलाएगी, चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अब डेंसिटी को हम लोग ज़्यादातर किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन पर यूनिट एरिया, ठीक, क्यू अपॉन ए। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया ये। ठीक, हमको चार्ज डेंसिटी मिल गई। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ठीक, ये सब हम लोग क्यों देख रहे हैं कि हम लोग कैपेसिटर के अंदर जितने भी जो फोर्स लग रहा है या फिर को जो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि, ठीक है, हम लोग फोर्स देख लिए Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर देख लिए,
ठीक, अब ये कितना करेगा, जितना ज्यादा उसके अंदर चार्ज होगा, जितनी उस बॉडी के अंदर चार्ज होगी, ठीक, और वो चार्ज कितना होगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, जितना ज्यादा वो डेंस होगा। तो इसलिए हम लोग क्या देखे कि चार्ज डेंसिटी देख ली, कि हम लोग अब देख लिया, अच्छा ठीक है चार्ज डेंसिटी क्या होता है। ठीक, सेम उसी तरह एक और चीज अपने पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब तीव्रता ना, इंटेंसिटी मतलब क्या होगा, तीव्रता, कि कोई चीज कितनी ज्यादा मूव कर जा रही है, कितनी फास्ट मूव कर रही है, वो उसकी क्या कहलाएगी, तीव्रता। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगला लिख लेते हैं, ये हो गया, इसको हटा दे, ये हटा देना, इसको लिख लो। अगला हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो से डिनोट करते हैं ई से। ये क्या कर रहा है कि कितना तेज वो चल गया, या फिर जो भी अपने पास चार्ज है वो कितना तेज मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू, कि फोर्स अपॉन ई बराबर क्या हो जाता है, एफ क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू। ठीक, कि एक कूलम्ब आवेश में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या है कि एक कूलम्ब आवेश में कितना फोर्स अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो उसकी क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी। ठीक है, समझ में आई चीजें, कि एक कूलम्ब आवेश में कितना फोर्स अब अप्लाई कर सकते हैं, वो हमको क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता। तीव्रता किसी भी चीज का क्या कहते हैं, कि कोई भी चीज कितना फास्ट मूव कर जा रही है, वो उसकी क्या हो गई, तीव्रता। ठीक, जैसे बाइक है, बाइक अगर बगल से 50 किलोमीटर की स्पीड से जाए तो ठीक है नॉर्मल जा रही है, वहीं पे 150 की स्पीड से जाए तब बहुत तेज गई, तो उसकी तीव्रता क्या हो गई, तेज हो गई, ज्यादा हो गई। हम लोग इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो E बराबर क्या हो गया, एफ अपॉन क्यू, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, न्यूटन पर कूलम्ब हो गया। या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, V बाई टी, तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू V बाई टी। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, kb पर mm, वोल्ट पर मीटर, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, kb पर mm, kb पर mm। ठीक, अब देखो kb पर mm किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, किसकी यूनिट है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो हम एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डाइलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक, kb पर mm का मतलब कि एक mm में कितना kb देंगे कि जो मटेरियल अपने पास है वो क्या कर जाए, मूव कर जाए किसी भी जगह पे, या फिर जो मटेरियल है वो अपना ब्रेक कर दें। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे एयर का हम लोग कितना लेते हैं, एयर का कितना लेते हैं, 30 kb पर mm, mm लेते हैं कि cm लेते हैं, यहाँ पे हम लोग cm लेते हैं, एयर की केस में क्या ले लेते हैं, cm, बाकी और सब की केस में हम लोग mm ही लेते हैं। जैसे रबड़ पूछ दे तो रबड़ का कितना हो जाएगा, 30 kb पर mm। इसका मतलब क्या हो गया कि 30 kb पर mm का मतलब कि एक mm में अगर हम लोग 30 kb दे देंगे तो रबड़ में भी इलेक्ट्रिक फ्लो कर जाएगा। ठीक, अगर हम लोग क्या करें कि एक mm के बीच में 30 kb दे दिए किसी भी रबड़ में, तो रबड़ में क्या कर जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगा, यानी कि चार्ज
फ्लो कर जाएगा। देखो फोर्स अपॉन क्यू है ना, या वोल्ट अपॉन डी, ठीक है। सेम उसी तरह अगर हम लोग एयर में करें तो एयर में देखते हैं ना आकाशीय बिजली गिरती है, तो आकाशीय बिजली गिरा जो चार्ज है वो डिस्चार्ज होने के लिए नीचे आती है, ठीक। लेकिन जब डिस्चार्ज होने के लिए नीचे आ रही है तो नीचे तो कोई तार लगा नहीं है ना। किसी दिन तार लगा के देखना कि लेके आना 10-12 किलोमीटर की तार और ऊपर आसमान में लगा के उसको पकड़े रहना, देखना सेकेंड नहीं लगेगा कि जो चार्ज आएगी वो हम लोग के थ्रू जमीन में चल जाएगी, क्योंकि वहां पे उसको पाथ मिल जाएगा ना। उसको क्या मिल जाएगा? पाथ मिल जाएगा। हाँ एकदम करेगा, बहुत ज्यादा, पता भी नहीं चलोगे कहाँ गए, टुकड़ों में मिलोगे। अगर जो बिजली का है इलेक्ट्रिक, बहुत केसेस आए हैं कि आकाशीय बिजली से बहुत लोग बचे भी हैं, ठीक। देखते होगे कि पेड़ तक जल जाता है, हरे हरे पेड़ जल जाते हैं, फट जाते हैं, तो उनकी ये इंटेंसिटी पे ही डिपेंड कर जाता है कि कितना वो फास्ट आ रहे हैं, कितनी उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है, कहाँ लग रहा है, ठीक। अगर सटीक जगह पे लग गया, जैसे मोबाइल होता है कि बहुत ऊपर से भी गिरता है मोबाइल, कभी टूटता नहीं है, लेकिन थोड़े ही दूरी पे ही, थोड़ी हाइट पे ही अगर कभी कभी गिर जाता है तब क्रैक आ जाता है ना। तो वो भी डिपेंड करता है कि किस एंगल पे वो गिर रहा है, ठीक है। अगर सही एंगल पे गिरा, ज़्यादा एनर्जी है, तब तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए, ठीक। तो आकाशीय बिजली से इसलिए बचे रहना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे भी आकाशीय बिजली गिरे तो क्या करोगे? कहाँ तक जाओगे? दौड़ते रहोगे? ठीक। हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि शांति से ऐसे जगह पे चले जाओ जो एरिया खुला हो ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि करंट भी आलसी होता है, चार्ज क्या है? आलसी है, हम ही लोग की तरह है, क्योंकि हम लोग भी उन्हीं की तरह बने हुए हैं। तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग जब आलसी हैं तो वो भी आलसी ही होंगे, कि वो भी क्या कर रहे हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करते हैं। हमको लंबे दूर नहीं जाना है या फिर लंबे रूट से नहीं जाना है, हमको क्या करना है कि शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। तो उसको शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ मिल रहा है? अगर ये ग्राउंड है, यहाँ पे क्या है? बादल है ना, तो ये अपने पास बादल है, तो अपने अंदर क्या लिए हुए हैं? चार्ज लिए हुए हैं, ठीक। और ये अपने पास क्या है? ग्राउंड है। और ग्राउंड पे अगर यहाँ पे क्या है? पेड़ है ना, तो जमीन से ये पेड़ पूरा है, ठीक। तो इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब यहीं पे हम लोग हैं, ठीक। तो अब पेड़ के अकॉर्डिंग हम लोग की हाइट कम है ना, और एरिया भी कम है। इसका क्षेत्रफल देखो यहाँ तक है, इसका छोटा है, ठीक है। तो अपने पास कम चार्ज आएगा ना, अपने पास क्या होगा? कम चार्ज होगा, ठीक। तो पूरी की पूरी चार्ज कहाँ से जाना प्रेफर करेगी? पेड़ पे से। इसलिए कभी भी बिजली गिरे तो पेड़ के पास तो एकदम मत जाओ, ठीक। पेड़ के पास एकदम नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एनर्जी चार्ज को अट्रैक्ट कर रहेगा। प्लस माइनस हम लोग देखें ना कि दो बॉडी के बीच लगने वाला जो फोर्स है उनके बीच की गुणनफल के बराबर होगा, और जितना कम हाइट होगा उतना ज़्यादा फोर्स भी लगेगा ना। तो हम अपने को जो चार्ज है, जो आकाशीय बिजली, ये भी डिपेंड कर जाता है कि कितना दूर से आ रहा है। बहुत दूर से आएगा तो क्या होगा कि आते 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 डाउन होगा अपना, ठीक है। लेकिन इतना भी डाउन नहीं होता कि कुछ ना करे ना। लेकिन अगर बहुत पास है, कभी कभी बादल बहुत पास रहते हैं, ठीक, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा चार्ज है, तब अगर उस समय गिर गया तब हमको फोर्स बहुत ज़्यादा फील होगा। तो जब हम एक ही एरिया पे जब बहुत ज़्यादा फोर्स आपका अप्लाई कर दोगे तो वो एरिया क्या होगा? ट्रॉय होगा। किसी भी ट्यूब में या फिर लोहा ले लो, प्लास्टिक ले लो, अगर उसको हम लोग किसी भी हथौड़ी से मारो तो क्या होगा? टूट जाएगा। क्यों टूट रहा है? क्योंकि हम वहाँ पे फोर्स अप्लाई किए, अब वो फोर्स
वो सामान जिस पे हम लोग अप्लाई किए वो सह नहीं पाया। अगर सह लेगा तब तो ठीक है, वो अपना हिल के रह लेगा, ठीक है। अगर सहा नहीं तब टूट गया। तो सेम जो चार्ज है गिरा है, तो एक Q1 ये बॉडी हो गई, एक Q2 ये बॉडी हो गई। तो देखो यहाँ पे कैपेसिटर भी फॉर्म हुआ कि नहीं, कैपेसिटर भी देखो एक ये फॉर्म हो गई, एक चार्ज ये है, ये पॉजिटिव ले लो, इसको जमीन से है तो निगेटिव आ गया। अब बीच में क्या है, एयर है, ठीक है, बीच में क्या है, एयर है। तो ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकता है, एब्सोल्युटली करके रखता ही है। और जैसे ही अगर हम लोग 30 kb/cm दिए तो बीच में ये क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट, ये पूरी की पूरी एनर्जी क्या किया, ग्राउंड कर दिया। यानी कि पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट में एनर्जी ट्रांसफर कर गई। जो पहले स्टोर कर रहा था एनर्जी, अब क्या कर जाएगा, ट्रांसफर कर देगा, चला जाएगा। जब एनर्जी ट्रांसफर किया है तो हम लोग देखिए कि अच्छा ठीक है, एनर्जी हमको Q1 Q2 मिल गया वहां पे ना, और दूरी भी देख लिए, तो हमको क्या मिल गया वहां पे, एक फोर्स मिल गया कि वो किस फोर्स से वो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी या फिर उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर वही फोर्स किसी भी मेटल पे या फिर किसी भी चीज पे लगाएंगे तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो जो हम लोग को इंजरी होती है या फिर पेड़ फट जाता है, ये सब चीजें क्यों हो गई, क्योंकि उसके ऊपर फिर फोर्स सप्लाई हो जा रहा है ना, Q1 Q2 है, वो तो है ही। अब वो चार्ज क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर दे रहा है, और डिस्चार्ज कर रहा है तो हम डेंसिटी भी देख रहे हैं यहाँ पे कि पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है ना, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। अगर बहुत ज्यादा चार्ज हुआ तो पेड़ का एकदम नामो निशान हटा देगा ना, कम डेंसिटी हुआ तब ओके है। वहीं पे हम लोग इंटेंसिटी भी देख लेते हैं, B/D कितना वोल्टेज है और बीच की दूरी क्या है, ठीक, ये हो गया। या फिर हम लोग F/Q की कितना आवेश है, एक आवेश में कितना फोर्स लग जा रहा है ना, कितना एक आवेश में, एक कूलम्ब आवेश में कितना फोर्स लग जा रहा है, वो उसका क्या बता दे रहा है, इंटेंसिटी। ये सब फिनोमिना मिलके क्या कर रहे हैं, पेड़ को लास्ट में हमको क्या मिल रहा है, रिजल्ट, पेड़ डिस्चार्ज हो जा रहा है, पेड़ क्या हो जा रहा है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। और ये जो अपने पास एनर्जी है ये पूरी की पूरी ग्राउंड में चल गया, ठीक। और इसी तरह यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे ग्राउंड पेड़ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ग्राउंड में आ जाएंगे तो ग्राउंड में वैसे ही कम है ना, तो यहाँ पे बिजली गिरने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। या फिर आराम से बैठ जाओ, ठीक, या फिर एक पैर पे खड़े हो जाओ। एक पैर पे खड़ा होना तो ज़्यादा देर तक तो नहीं खड़े हो पाओगे, देखो, हाँ, दोनों पैर को अटैच करके भी खड़े हो जाओ, ठीक, ताकि हमको जीरो पोटेंशियल मिल जाए, ठीक है। तो अब एक पैर पे भी अगर हम लोग खड़े हो जाएंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होती है, ठीक, जिसकी वजह से ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और जहाँ पे भी फील हो कि बादल आ रहा है, जहाँ पे भी फील हो कि अपना रुआ क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है, तो तुरंत वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि कभी भी बिजली अपने ऊपर गिर सकती है, ठीक है। तो जैसे हम भी अपने घर में थे बचपन में, तो बरसात होता था तो पहाड़ साइड घूमने चल जाते थे, तो वहाँ पे ऐसा फिनोमिना बहुत बार हुआ है। अब पहाड़ के पास ही से ही क्या 400 kV की ट्रांसमिशन लाइन गई है, किनारे किनारे से ही ट्रांसमिशन लाइन। और जब वहाँ पे हम लोग जाते थे छाता लेके या फिर इवन लकड़ी का भी लेके जाते थे, तो जैसे ही खंबे के नीचे आते थे, टावर के नीचे, अब टावर के नीचे पहाड़ एक तो है, तो पहाड़ क्या कर रहा है कि पहाड़ है, ऊपर है, टावर भी है, तो हाइट क्या हो जाती है उनके बीच की, कम हो जाती है। जो जनरली सिटी में हम लोग देखते हैं तो जनरली क्या होता है कि हाइट ऊपर रहती है, तो यहाँ पे हमको कम फिनोमिना दिखता है। लेकिन वहीं पे जैसे ही पहाड़ पे गए तो वहाँ पे हाइट थोड़ी कम हो जा रहा है, क्योंकि पहाड़ की वजह से ऊपर नीचे ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पे डंडे में भी चार्ज आ जाता था, डंडे को ऐसे लेते थे, अगर डंडे को ऐसे करके छूते थे ना, तो यहाँ पे भी पूरा हमको, हम लोग को झंझनाहट पता चलता था। छाता यूज कर रहे थे तो छाता में भी ऐसे यूज करने के बाद छाता में भी ऐसे ऐसे करते थे तो पूरा चार्ज पता चलता था, ठीक है। दोस्त लोग हम लोग क्या करते थे कि अपना रोआ एक दूसरे को सटाते थे, तो ऐसे सटाए बहुत तेज हम लोग को झटका लगता था। ये सारी चीज़ें हम लोग उस समय किए थे, लेकिन इतना
पता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि ये इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, समझ में आई कि जब भी बॉडी अपनी चार्ज होगी मौसम में, ठीक है, कि रेनी मौसम है, उस समय जब भी अपनी बॉडी चार्ज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, वहां से खसक लेंगे, नहीं तो पता चला चार्ज पूरा हम ही लोग के ऊपर गिर जाएगा। क्योंकि चार्ज बॉडी होने का मतलब क्या है कि वो कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहा है ना। देखो Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, जहां वो हुआ तो एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा। ठीक, जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, डिस्ट्रॉय ही मिलेगा। क्योंकि जो चार्ज है वो क्या कर रहा है कि कम समय में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर दे रहा है। ठीक, कम समय में ज्यादा एनर्जी, और कम समय में ज्यादा किसी के लिए भी कोई भी नहीं पचा सकता। ठीक, इसलिए आप लोग भी क्या करो, शॉर्टकट के चक्कर से छोड़ो और पूरे तरीके से पहले एक बार सिलेबस को कंप्लीट हो जाए दो। ठीक, जैसे ही एक बार पूरा हो जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे और बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर एक ही बार में सब दे दे या शॉर्टकट कर ले, क्या होगा, रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, डिस्ट्रॉय ही मिलेगा। मूवी में भी देखते हो ना, जो कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए सोचते हैं, मूवी में बहुत मूवी में दिखाया है कि कम समय में अगर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अगर सोच रहे हैं तब लास्ट में क्या होता है, कुछ भी हाथ में नहीं आता है। ज़्यादातर तो ये भी केस होता है कि वो भी चल जाते हैं ना। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई, इंटेंसिटी तक समझ में आ गया। हम लोग पहले क्या देख लिए कि चार्ज देख लिए कि चार्ज क्या चीज़ है, कि कोई भी चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, रिपल कर रही है, वो किस वजह से है, चार्ज की वजह से। ये प्राइमरी फिनोमिना है किसी भी बॉडी या फिर किसी भी चीज़ का प्राइमरी चीज़ है। ठीक, हम लोग के पास, हम लोग जब मोबाइल लेते हैं या फिर कार लेते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इमेजिंग करते हैं ना, पहले मन में लाते हैं ना कि कार लेना है यार, या मोबाइल लेना है। तो मोबाइल लेना है, चार्ज हो गया, एक इंटरेक्शन आ गया, अभी मोबाइल कहाँ पर है, दुकान पे है। जब हम लोग घर पे रहते हैं तो वो जो चार्ज है उसका फोर्स कम लगता है ना, कि एक बॉडी हो गई दुकान पे मोबाइल वाला। ठीक, लेकिन जैसे ही मोबाइल वाले शॉप से बगल से गुजरते हो उस समय वो जो फोर्स है, वो चार्ज है, और ज़्यादा अपना डोमिनेंस कर देता है, और ज़्यादा लगता है ना कि यार अगर दुकान के बगल से गुजर रहे हैं तब और ज़्यादा मन कर जाता है कि मोबाइल लेना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी आया कि नहीं ना, कि अगर घर पे हैं दुकान से दूर है तब उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि ठीक है मन में सोचे कि मोबाइल लेना है, ओके ठीक है। लेकिन जैसे ही शॉप पे गए ना, जो फोर्स था वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों के बॉडी का गुणनफल अपान जो दूरी का स्क्वायर ना, अगर दूरी कम है तो फोर्स ज़्यादा लगी। ठीक, अब यही क्या होता है, धीरे धीरे ये फोर्स बढ़ते जाता है और एक दिन अपने पास वो मोबाइल, वो चार्ज वो आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हर जगह पे रिलेट करता है। ठीक, कोई भी चीज़ देख लो, और ये तभी मुमकिन होगा जब दोनों साइड से हो। ठीक, कि Q1 और Q2 जब दोनों रहेंगे तभी, अगर एक रहेगा तब वहाँ पे ये फोर्स काम करेगा, नहीं करेगा, कि एक तरफ रहेगा और दूसरे साइड नहीं रहेगा तो ये फोर्स कभी भी काम नहीं करेगा। और अगर हम लोग ज़बरदस्ती करना चाहेंगे तब चीज़ें खराब होंगी। अगर जो भी चीज़ ज़बरदस्ती करेंगे वो चीज़ें क्या होंगी, खराब होंगी। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, ओके, चलो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।